धोती पारंपरिक कलाओं और कलाकार समुदायों को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। ये भिक्षुक कभी भारतीय समाज का अहम हिस्सा थे और इन्हें सम्मान मिलता था। भिक्षावृत्ति परंपरा न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने का माध्यम थी। आधुनिकता के चलते इस समुदाय और उनकी कलाओं को भुला दिया गया। इस उत्सव का उद्देश्य इन्हें सम्मानजनक पहचान देना है, समाज के साथ जोड़ना और इनकी कला को संरक्षित करना है। पूरे भारत से जो भिक्षावृत्ति की अलग अलग परंपराएं रही हैं, उसके लोग यहाँ आए हैं। जो परंपराएं आज लगभग विलुप्त सी हो गई हैं। भिक्षावृत्ति एक वृत्ति मानी गई है, हमारे समाज की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही, जिसके बारे में हम शायद कुछ भी नहीं अब जान पाते हैं। भारत में भिक्षावृत्ति या भिखारी का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक गंदा सा, बहुत दलित, इस तरीके का आदमी दिखाई पड़ने लगता है, जो समाज से निष्कासित हो और जिसने बिना कोई काम करने के हाथ फैलाकर भीख मांगने का धंधा अपना लिया हो। कई बार दिव्यांग भी श्रेणी में आते हैं। लेकिन भारत में भिक्षावृत्ति की जो परंपरा थी, वो भिखारीपना और भिक्षावृत्ति दोनों में बहुत अंतर है। आज हम जबलपुर के इंद्राना आए हैं। ये जीविका आश्रम है। जीविका आश्रम में एक अनोखा आयोजन किया जा रहा है। पूरे भारत से जो भिक्षावृत्ति की अलग अलग परंपराएं रही हैं, उसके लोग यहाँ आए हैं। जो परंपराएं आज लगभग विलुप्त सी हो गई हैं। अब आज के बच्चों को, जो मोबाइल के युग में, इंटरनेट और ऑनलाइन युग में पैदा हुए हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ये कलाएं हुआ करती थी। ये घर के सामने ये लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे और लोग खुश होकर इन्हें सम्मान पूर्वक घर से कुछ पैसा दिया करते थे या कुछ सामान और कपड़े दिया करते थे। ये प्रोफेशन भी अन्य व्यवसायों की तरह एक बहुत सम्मान का होता था। ना सिर्फ इस भिक्षावृत्ति में लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे, बल्कि बहुत सारी शिक्षा भी दिया करते थे कि वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं, जादू के खेल कैसे किए जाते हैं। भालू लेकर आते थे लोग, सांप के खेल दिखाया करते थे। तो ये सब परंपराएं अब इस देश से लगभग खत्म हो गई हैं। उन्हें पुनर्जीवित करने का और जो नई पीढ़ी है उससे पहचान कराने का एक जिम्मा जबलपुर के जीविका आश्रम के संचालक आशीष गुप्ता जी हैं, जो वर्ल्ड बैंक में कभी जॉब किया करते थे और उन्होंने उठाया है। तो हमारे साथ आशीष गुप्ता जी हैं। आशीष जी, एक बात ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं आप भिक्षावृत्ति उत्सव के नाम पर? देखिए, हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति अलग चीज़ रही है। भिखमंगाई और भीखपना जो आज हमारी जिस स्वरूप में हम लोग देखते आए हैं, वो एक अलग चीज़ रही है। भिक्षावृत्ति एक वृत्ति मानी गई है, हमारे समाज की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही, जिसके बारे में हम शायद कुछ भी नहीं अब जान पाते हैं। तो ये सौभाग्य हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी जैसे लोग रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी चीज़ को जागृत किया, बताया और हम सारे को नव प्रकाश में इसको लेके आए। और भिखमंगाई जो है बहुत मजबूरी में की जाने वाली चीज़ है, जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। जबकि भिक्षावृत्ति की हमारे यहाँ जातियाँ रही हैं, जातिगत काम धंधे रहे हैं, जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बंसकार, ये सारी जातिगत काम धंधे थे। ठीक उसी तरह से भिक्षावृत्ति जातिगत काम धंधा रहा है। इसको समाज ने जरूरत मानते हुए, समाज का मानस ऊपर उठाने के लिए, समाज में कला को समर्पित रखने के लिए, समाज में समृद्धि से निर्लिप्तता रखने के लिए, इन सारी चीज़ों में जो भूमिका रही है इन भिक्षावृत्ति वाली समाज की, उसको जानते हुए समाज ने इसको समाज में व्यवस्थित किया था। तो ये समाज में कुछ ये एक्सटर्नलिटी के रूप में नहीं थे कि नहीं ये पता नहीं किस तरह की चीज़ें हैं। तो इसको एक अलग ढंग से हमारे यहाँ पे रहा है। तो आज 2 दिन भी पूरी चर्चाओं में, आप 3 दिन बल्कि ये कार्यक्रम रहेगा, तो सारी जगह से लोग आए हुए हैं। तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और खुद प्रत्यक्ष उनसे मिल पाएंगे। बिल्कुल, अब हम आपको अलग अलग कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। अभी इनका एक जुलूस शुरू होने वाला है, तो हम जुलूस में चलेंगे।
तेलंगाना से आए हैं, क्योंकि आप तेलंगाना से आए हैं तो इनके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा कुछ बजा के बताइए, क्या बजाते थे आप लोग, बजाइए। రామ 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 రామయ్య రామ రామ పేరు గొప్పది బొబ్బిలి నగరమోయే రామ ఊరు చిన్నదే పేరు గొప్పది బొబ్బిలి నగరమోయే పెరుగుతున్నదే రాజ బొబ్బిలోయే రామ రణమంటే పెరుగుతున్నదే రాజ బొబ్బిలోయే బొబ్బిలి కోటలోన రామ ఎవరెవరు మనగాలు ఉన్నరే బొబ్బిలి కోటలోన రామ। ये लोग सुबह से जब गलियों में निकला करते थे तो लोग खुश होकर इन्हें कुछ ना कुछ दिया करते थे और ये इनकी आजीविका का साधन था। ये भगवान की कथाएं सुना रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं। ये हमारे जबलपुर का दल है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सनी पसेरिया है जी। दादा और परदादाओं की परंपरा है जो आज अपन लोग निभा रहे हैं जी। दादा हमारे, उनका नाम था स्वर्गीय मैकुलाल कुंवर जी। वो दादा की परंपरा उसे निभा रहे अपन। अच्छा लगता है आपको ये? जी सर जी। खाना पीना आपका चल जाता है? जी जी जी। तो ये शेर का डांस करते हैं और जब दुर्गोत्सव आता है उस समय इनकी डिमांड बहुत होती है। थोड़ा सा कुछ करके बताइए ना। ये परंपरा भी लगभग अब विलुप्त हो रही है। ये भी एक बड़ी बुंदेलखंड की बहुत पुरानी परंपरा है। क्या नाम है आपका? मेरा रामलाल चतुर्भुज मिस्त्री। कहाँ से हो आप? मैं जबलपुर प्रॉपर जबलपुर। प्रॉपर जबलपुर? जी जी। आप सब लोग? जी। तो ये क्यों करते हो आप? ये हमारा सर क्या है 60-65 वर्षों से चालू है। लोक संस्कृति के नाम से जाना, बुंदेली के नाम से जाना जाता है। तो एक थोड़ा सा कुछ डांस करके बताइए। ये बुंदेलखंड की बड़ी पुरानी परंपरा है। ये लोग शहर के गलियों में भी निकलते थे और जो भी परंपरागत जुलूस निकाले जाते, गणेश का, गणपति का, दुर्गा का, उन सब में इनकी उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य हुआ करती है। क्या सुना रहे हैं? तो मैं तो हैदराबाद से आया हूँ सर, मैं तेलंगाना। ये तो मेरा का कास्ट नेम होता तो बैनला सर। बैनला, इसको तो जमड़ी का बोलते हैं। बैनला जमड़ी के बोलते सर। ये जमड़ी का से वो पूरे का गांव में जो माता रहते, जो बहुत माता रहते सर, अलग अलग नाम से रहते। वो माता का नाम पता श्री रेणुका यल्लम्मा, मैसम्मा, मारम्मा, कट्टा मैसम्मा, गड़ी मैसम्मा, कोट मैसम्मा। ये पूरा माता को मैं वो तो पूजा करता हूँ। ये बिल्कुल अलग तरह का वाद्य है। इसमें एक तरफ तो लगा हुआ है और दूसरी तरफ अंदर से ये बजाया जाता है। धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए हैं? ये वीरनाल है, गंगा देवी जातर है जी। गंगा देवी जातर है। ये अलग तरह का कुछ यंत्र है। अलग अलग है वीरनाल। एक साथ आप इसमें एक साथ आप 4 बजाते हैं। जी बजाइए। ये वीरनालू कम्युनिटी के लोग हैं। ये हमारे यहाँ एक जाति पुराण सुनाने की बहुत बड़ी
परंपरा रही है। तो ये यादव लोगों का जो हमारे गाय बकरी पहले करते हैं तो उस पर आश्रित जाति हुआ करती थी, और उनका ये जाति पुराण, जैसे अपने यहाँ हर किसी के धोबी होते हैं, हर किसी के कुम्हार होते हैं, बुढ़ाई होते हैं, अपने अपने होते हैं ना। आपका पुरोहित, आप पुरोहित बार बार नहीं बदलते हैं, ठीक है, उनके जाति पुराण सुनाने वाले लोग होते हैं। अच्छा। ये बदले नहीं जाते हैं, जाति गांव गांव घूम घूम के जिस यादव तरह से- लोगों का जाति पुराण। जिस तरह से बनारस में पंडे हुआ बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, ठीक उसी आपकी तरह से। बहुत सारी जी। जो आपके परंपराओं को बताते हैं और भाट होते पीढ़ियों हैं, को जैसे बताते चारण होते हैं, हैं, हाँ। उसी तरह से ये यादव के जाति पुराण जाति सुनाने के वाले। पुराण सुनाने वाले हैं। आप किसके हैं? जी, कहाँ से आए हैं आप? दुब्बू क्या काम? तेलंगाना से आया, दुर्गम्मा कोलुपु। बताइए। तो ये लोग दुर्गा माँ का आह्वान कर रहे हैं और दुर्गा माँ की गीत सुनाते हैं और इसी तरह से लोगों को सब तरफ लेके जाते हैं। ये बड़ा ही कलरफुल दिख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या है? हैदराबाद से आए हैं। जी, बताइए। कोरना तलवे कोरना मा कोंगना पंडार कोरना मा परंपरागत गीत सुना रहे हैं और इनके वाद्य यंत्र भी बिल्कुल अलग तरीके से इनके डिजाइन किए हुए हैं। इस पे देखिए, सब जगह पे हमारे यहाँ जो वाद्य यंत्र रहे हैं अलग अलग भिक्षावृत्ति वाली जातियों के बहुत ही अलग अलग तरह के रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पूरा परंपरागत, जैसे लकड़ी का काम है, यहाँ चमड़ा है, फिर उसके अंदर ये घुंघरू लगे हुए हैं, ये भी पूरे चमड़े से बना हुआ है। तो पुराने जितने भी वाद्य हुए हैं, फिर उसमें सजावट में देखेंगे तो ये वो जो कौड़ी लगी होती हैं वो लगी हुई हैं, पीतल के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के वाद्य सब अपने अपने रहे हैं। सब भिक्षावृत्ति वाली जातियों के वाद्य आपको अलग अलग मिलेंगे और उसके माध्यम से कला को अलग ढंग से ये लोग जीवित रखे हुए हैं। जी जी जी। तो ये बताइए कि एक आपके मन में कैसे आया कि ये भिक्षावृत्ति सम्मेलन किया? देखिए, ये जैसे आप जीविका आश्रम हम लोग बात कर रहे हैं, जीविका ही हमारे यहाँ पे बहुत तरह की जीविकाएं रही हैं। आश्रम जीविका आश्रम हम लोग जब सेटअप किया हुआ है तो उसमें इस चीज़ की बात थी कि जितनी तरह की हमारी परंपरागत जीविकाएं रही हैं उनके बारे में चिंतन किया जाए, चर्चा की जाए, उनको एकत्रित किया जाए। भिक्षावृत्ति जो हम बात कर रहे हैं उस पे आधारित जीविका, उस जीविका पे आधारित बहुत जातियों के लोग हमारे यहाँ रहे हैं और ये उनका जातिगत काम धंधा रहा है जिसपे ये लोग, अब जैसे ये लोग हैं, ये वसुदेव लोग हैं। ये वसुदेव लोग जो हैं ये सुबह सुबह अपने सीधी जिले से आए हुए हैं। सुबह इनका काम होता था सुबह 4 बजे से उठ के गांव-गांव जाके लोगों को जगाना। उनके वाद्य यंत्र आप देखेंगे तो अलग तरह के, ये सारंगी है, ये सारंगी आप देखिए आज के ज़माने में घर घर बनाने वाली जो चाय चीज़ होती थी, आज तो हम लोग दुकान पर जाके खरीद के लेके आते हैं 10,000 5,000 रुपये का मामला। ये सब चीज़ें वहाँ लोकल बनती थी। ये करताल है, और इसको क्या बोलते हैं भाई? पैजना है, जो पैजन बनाते हैं तो करताल है। तो ये अलग अलग वाद्य यंत्र, मतलब नहीं तो हम वाद्य यंत्र के नाम पे आज देखते हैं तो मुश्किल से 4-6 वाद्य यंत्र हमको समझ में आते हैं। तबला हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके, लेकिन आप ये देखेंगे सबके अलग अलग और सब अपने अपने, ये सब उसके मास्टर हैं, खुद बना लेते हैं, उसकी ट्यूनिंग खुद कर ले रहे हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सीधी जिले से आए हैं और आप ये समझ सकते हैं कि ये मॉर्निंग अलार्म है। ये रोज सुबह अलग अलग तरीके से लोगों को जगाने का काम। तो अभी भी आप लोग जगाने का काम कर रहे हैं? जी जी। तो गांव में आप जाते हैं तो सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं? उठ जाते हैं सर, आपकी 4 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं जी। तो दिन निकलने तक हम लोगों को प्रभात फेरी गांव में जगाते हैं। हाँ, जो कुछ उनसे बनता है तो हमें दान पत्र भी देते हैं, हमारी भजन को भी सुनते हैं।
लिख लिख पतिया भेजे नारायण, लिख लिख पतिया भेजे नारायण, तय दुर्गा चलिया बेमार, दुर्गा चलिया बेमार, पतिया बचे मन मुस्काए, पतियल बाचे मन मुस्कावे, कबर बुलात है राजा राम, कबर बुलाते राजा राम लंकम बसे अघासुर दानो, लंकम बसे अघासुर दानो, ओला सधारण जाबो तो ये दादा है, इनको एकतारा दादा क्या कहते हैं इनको? इनको तंबूरा दादा कहते हैं। तंबूरा दादा कहते हैं। तंबूरा दादा सुनाइए जरा कुछ थोड़ा सा। हे गोरा साची बताओ कैसे करा लो भोले बाबा संज्ञा, हे पानी की चिंता तुम्हें नहीं बहन, और भोले के मुड़ई पे लगी पाइप लेन, चाहे सब चाहे बेजा मगराओ, कैसे करा लो भोले बाबा लाइट की चिंता तुम्हें नैया बहन, और भोले के माथे पे लगी लाल कैन, तो ये बताइए, ये हमारे सामाजिक स्थानीय समस्या- जी सामाजिक समस्या भी बता रहे हैं जी। पानी की और लोगों का मनोरंजन। बिल्कुल। और ये हमारे स्थानीय इंद्राना गांव के नज़दीक के ही हैं, गनियारी गांव है, वहाँ के दादा हैं, तमूरा दादा के नाम से जाने जाते हैं। ये ग्रुप जो है बड़ा स्पेशल ग्रुप है बहुरूपियों का। आप बताएंगे अपने बारे में? हम बताएंगे। और ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले से। ये अलग अलग लोगों का रूप भेष धारण करते हैं और उसको गांव-गांव में जाके उनको पहले जो बहुरूपियों को जो होता था ना, बड़ा ये होता था, शर्त होती थी इनके साथ में कि यदि आप ये भेष धर के जाएंगे, आपने उनको पहचान लिया तो फिर आप उनको पकड़ेगा एक प्रकार से, नहीं पहचाना तो जो ये मांगेगा वो देना पड़ेगा। तो ये बहुरूपीय है। आज ये पूरी रामायण के रूप में आए हैं। शंकर भगवान है, हनुमान है, राम और लक्ष्मण है। ये रोज अलग अलग तरह का, कभी गब्बर सिंह का हो, कभी डाकू का, कभी क्या बताएंगे वो? प्रकार के रूम भी लेते हैं, हर रोल लेते हैं हम। राजा महाराजा शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, गांडा, पागल, हर रोल लेते हैं। तेनाम जोकर ऐसे रोल लेते हैं। हर रोल जो रोल बोलो वो रोल 52 रुपये बोलते हैं हम लोग को, 52 रुपये को। अब सिर्फ पब्लिक को मनोरंजन करना और पब्लिक हंसाना, ये हमारा काम था। जो उनसे मिलती है हाँ, उस पर अपना जीवन करना, ये हमारा। आजीविका आश्रम में अभी लगातार और भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो जातियां वर्षों से सिर्फ भिक्षावृत्ति पे अपना काम चला रही हैं और वो लोगों को सिखा भी रही हैं और पढ़ा भी रही हैं और समझा भी रही हैं। आशीष जी ये बताइए कि आपने एक किताब लिखी है इस पे, तो क्या है ये? देखिए, भिक्षावृत्ति जो हम लोग बात कर रहे हैं कि भिक्षावृत्ति एक वृत्ति रही है, लोगों की आजीविका रही है, तो उस पे समाज में इनकी क्या भूमिकाएं रही हैं उस विषय में पूरी किताब है। ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत बड़े लोक शिक्षक रहा करते थे, गांव-गांव जाके, जैसे मैं बताया सपेरे हैं, मदारी हैं, ये एक एक विषय में। एक सपेरा गांव में जाता था तो सपेरे अपने जब वो सांप पिलाता तो कौन सी जाति जहरीली है, कौन सी सांप की जातियाँ नहीं जहरीली हैं, क्योंकि आज तो हम सपेरे देखते, सांप देखते साथ ही हमको लगता है डर एक तरह का, लेकिन ये सारी जो जानकारियाँ देने वाले लोग हुआ करते थे, वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या खाने से जहर उनका मिटता है, काटने का निशान कैसे पता चलते हैं, जो चीज़ें आज हम लोग 10 किताबें पढ़ के पता चलती हैं, उनका 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन पूरा सारा कुछ बता देता था। तो ये रीछ, भालू, जी, मूछ, भालू, मदारी, नंदी, जी, बंदर, बिल्कुल ये सब लेके आते थे। ये तो अब सरकार ने ही बंद कर दिया। हाँ जी, तो यही तो चीज़ है। अभी तो भिक्षावृत्ति पे एक बढ़िया बैन लग गया है, जिस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। कभी अंग्रेजों ने इस पे बैन लगाया हुआ था, आज हमारी सरकार भी कर रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम किस संदर्भ में इस चीज़ों को देखते हैं। ये भीख मांगना, भिखारीपना
और भिक्षावृत्ति ये दो अलग अलग चीज़ हैं। इनकी कभी समाज में बहुत महत्व की भूमिका हुआ करती थी। ये हमारे मनोरंजन करता थे, लोक शिक्षक थे, आध्यात्मिक झलक दिखाने वाले होते थे, लोगों को छोड़ने का मानस पैदा करने वाले लोग होते थे कि लोग छोड़ें। आयुर्वेद की बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। संचार होने के कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जानकारी प्रेषित करने वाले लोग हुआ करते थे। फिर इसके साथ साथ जो समाज की बहुत सारी जो जटिल समस्याएं होती हैं उनके समाधान करता ही होते थे, क्योंकि 10 गांव 50 गांव घूमते रहते हैं। यहाँ की पंचायत कोई लफड़ा फंस गया, वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो इन लोगों को फिर बुलाती थी कि अलग अलग गांव में क्या क्या चीज़ हुआ है इस तरह की चीज़ों को लेके, तो फिर ये इस तरह का समाधान करता भी हुआ करते थे। तो इस तरह की बहुत भूमिकाएं जो थी समाज में इनकी कभी हुआ करती थी। तो आशीष जी, एक चीज़ आपने अनोखी पहल की है अपने आप में। अभी भारत सरकार की तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं, जो गोमक्कड़ और गोमंतु जाति जनजाति के लिए आयोग बनाया गया है। तो हम अब आपको उनसे मिलवाते हैं, वो बताएंगे कि अब सरकार इन जातियों के लिए क्या कर रही है। मध्य प्रदेश के पहले भिक्षावृत्ति सम्मेलन में भारत सरकार के द्वारा एक मंत्रालय बनाया गया है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जनजातियां होती हैं, जातियां होती हैं, उनके विकास के लिए मंत्रालय केंद्र सरकार ने बनाया। उसके पूर्व अध्यक्ष हैं सर, ये बताइए, आयोग के अध्यक्ष हैं सर, ये बताइए कि सरकार इस तरह की जो जातियां जनजातियां हैं उनके लिए क्या सोच रही है। विकास के बारे में तो बहुत कुछ सोचा है, राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी। उनके लिए क्या करना चाहिए समझ लेने के लिए तो आयोग बिठाया था, 2 आयोग बिठाए, लेकिन आयोग ने जो सिफारिश की उसका अमल अभी नहीं हो रहा है। ये एड्रेस लिस्ट जिनको स्थायी नहीं है, कहाँ भी पता नहीं है उनका, घूमते हैं इधर, एसेटलेस है, उनके पास कुछ ऐसी साधन नहीं है जीने के लिए। ये एड्रेसलेस एसेटलेस लोगों की सर्वे होने की ज़रूरत है। ये कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से राज्य में है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि सरकार उनसे मदद करने के लिए स्कीम तो बहुत बनाए वेलफेयर की, लेकिन उस स्कीम का लाभ उनको होता नहीं है। और एडेक्वेट प्रोविजन ऑफ फंड, जिसको यानी जितना चाहिए उतना पैसा भी नहीं है, रखा नहीं जाता है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ तो सरकार भिक्षावृत्ति पर नियम लगाई है, कानून बनाया है, हाँ, उस पर रोक लगाने के लिए, दूसरी तरफ प्रिवेंशन ऑफ बेगरी, दूसरी तरफ ये इतनी सारी जनजातियां जातियां हैं जो समाज के लिए एक अच्छा काम कर रही हैं और विलुप्त होती जा रही हैं। इनके बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? इनके बचाव के लिए हम सिफारिश तो की है, जैसे सपेरा है, मंकी प्लेयर है, वो मदारी, दरवेशी, कलंदर अपन कहते हैं, ये लोग तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के विक्टिम बन गए बली। उनका जो व्यवसाय लाइवलीहुड था वो बंद हो गया। लेकिन कल का ब्रेकफास्ट कैसे करें इसकी व्यवस्था नहीं है। इनके जीने के लिए पर्याय देने के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं है। ये दोषपूर्ण व्यवस्था है, तो उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। और ये लोग आजकल पर्याय नहीं, स्किल नहीं, साधन नहीं है, ठिकाना नहीं है, स्थायी भाव नहीं है, इसलिए अभी ये आधुनिक विकास में वो इलीगल इमोरल एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। तो ये रोकना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार के गलती से हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ठीक है कि भिक्षा मांगने के लिए बंधन किया, भिक्षा बांधने से आदमी बड़ा नहीं होता है मांगने से, क्योंकि इमारत नहीं खड़ी होती है। लेकिन जीने का आधार था, तो जीने का आधार दे और विकास का अवसर दे, ऐसी कुछ व्यवस्था सरकार ने करने की जरूरत है। तो इस भिक्षावृत्ति सम्मेलन से एक बात खुलकर सामने आई कि ये जो जातियां जनजातियां हैं जो भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगती, ये अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं और उसके एवज में लोग स्वमेव इन्हें कुछ देते हैं।
तो इसके लिए समाज को और सरकार को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी ये भारत की परंपराएं बची रह सकती हैं। नहीं तो ये ऐसा लगता है कि अंतिम पीढ़ी है और इसके बाद ये सब चित्रों में ही देखने मिलेंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी के साथ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।